बीकानेर सिर्फ नमकीन, भुजिया और मिठाइयों के लिए ही नहीं जाना जाता। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी नाम है बीकानेर। बीकानेर की संस्कृति और कला का हिस्सा है उस्ता कला। बीकानेर की उस्ता कला पूरी दुनिया में मशहूर है। करीब 500 साल से ये कला देश दुनिया में बीकानेर की पहचान बनी हुई है। उस्ता कला ऐसी चित्रकारी है जो ऊंट की खाल, हाथी के दांत या शुतुरमुर्ग के अंडों पर उकेरी जाती है। बाद में फिर इसे संगमरमर पर भी उकेरा जाने लगा। इस कला को खास तरीके से उकेरा जाता है। इस कला का नाम है उस्ता कला। इसका नाम उस्ता कला कैसे पड़ा और इससे जुड़ी जानकारी भी हम आपको बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में, जो भेजी हमारे संवाददाता नासिर जैदी ने। बीकानेर अपने आप में पूरी दुनिया में मशहूर शहर है। बीकानेर जहां खान पान के एतबार से मशहूर है, वहीं आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो बीकानेर से ज़्यादा रिच शायद ही कोई शहर नज़र आता हो। आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो बीकानेर में सबसे अहम आर्ट कही जाती है उस्ता कला, उस्ता आर्ट। उस्ता आर्ट वो है जिसने पूरी दुनिया में बीकानेर का नाम रोशन किया है। ये मोहल्ला उस्ता कलाकारों का है जहां हम खड़े हुए हैं। इस मोहल्ले ने हिंदुस्तान को ऐसे ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट दिए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में अपनी कला के ज़रिए रोशन किया है। उस्ता जहां दीवारों पर पेंटिंग के मामले में माहिर होते हैं, वहीं सुनहरी कलाकारी पर भी उन्हें महारत हासिल होती है। ऊंट की खाल पर पेंटिंग करना पूरी दुनिया में सिर्फ बीकानेर में होता है और बीकानेर में भी सिर्फ उस्ता परिवार के लोग ही ये काम करते हैं। हम आपको मिलवाएंगे उस्ता कलाकारों से जो किस तरह से अपनी आर्ट को आप तक पहुंचाते हैं। हम बात करेंगे उनसे। हम आ चुके हैं मोहम्मद हनीफ उस्ता साहब के वर्कशॉप पे और हम देख रहे हैं कि ये काम में लगे हुए हैं और पहले इन्होंने हमें रिसीव किया और अब अंदर आते ही ये काम में लग गए। और इनके जो आर्टिस्टिक आइटम्स हैं ये आप देख रहे हैं, एक पर तो ये काम चल ही रहा है। इसके अलावा एक लैंप इन्होंने यहाँ तैयार करके रखा है, कुछ कंगन भी रखे हुए हैं और पीछे आप पेंटिंग देख रहे हैं। ये किशनगढ़ शैली की है। इधर जो देख रहे हैं ये आप मुगल शैली की है ये जी। तो और मेरे पीठ के पीछे बीकानेर शैली की है पद्मिनी। ये रही, ये बीकानेर शैली की पद्मिनी। अब आप जो ऊंट के चमड़े का लैंप देख रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले 5 सालों के अंदर ये ऊंट के चमड़े का काम खत्म हो जाए, क्योंकि इस पर बैन लग गया। ऊंट के चमड़े को रिसीव करने के लिए यानी प्राप्त करने के लिए हम कोई ऊंट को मारते नहीं है। बाकी अब सरकार की नीति ऐसी है कि चमड़े के उद्योग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अब हमें लकड़ी, कांच या फैब्रिक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है अभी इस वक्त। अच्छा हनीफ साहब, एक बात ये बताएं कि जिस तरह से उस्ता आर्ट का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है और आज से नहीं सैकड़ों सालों से जाना जाता है, पहली बात ये कि उस्ता के माने क्या होते हैं? देखिए, उस्ता का मतलब होता है उस्ताद से, यानी हर फन के अंदर वो माहिर होना चाहिए, उसको उस्ताद की उपाधि दी जाती थी। और बाद में सदियों के बाद में जैसा बुजुर्ग कहते हैं कि द हट गया, अब सिर्फ उस्ता रह गया। उस्ता बेसिकली तो ये लोग ईरान से आए थे बाबर के साथ में। बाबर के बाद में अकबर ने बुलाया था। अकबर के बाद में जहांगीर पीरियड में उस्ता कम्युनिटी के बहुत से लोग पर्शिया से हिंदुस्तान की तरफ आए थे। और जब ताजमहल बना तब तो ये समझो कि भारत में एक सैलाब आ गया था कारीगरों का, जिसमें पत्थर के कारीगर थे, जड़ाई के थे, सोने की नक्काशी के थे, पेपर पेंटिंग के थे, मतलब हर तरीके के आर्टिस्ट भारत में आते गए शाहजहां के वक्त में। शाहजहां का दौर स्वर्णिम युग कहलाता है। इसी कड़ी में बीकानेर के राजा राय सिंह जी जो अकबर दरबार में थे, बीकानेर में आपको ध्यान हो तो बीका जी की सिर्फ टेकरी थी, किला नहीं था। बीकानेर को राव, बीकानेर के राजा को राव कहते थे, महाराजा नहीं कहते थे, राजा नहीं कहा जाता था। राव यानी आधा राजा। तो जब अकबर ने इसकी उपयोगिता देखी महाराजा राय सिंह जी की,
और इन्होंने बहुत दूर दूर तक अकबर के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उनमें विजय प्राप्त की। उसी कड़ी में गुजरात के जूनागढ़ को फतेह करने के लिए जब राय सिंह जी को भेजा गया तो राय सिंह जी ने जूनागढ़ को फतेह किया। जूनागढ़ फतेह करने के बाद में अकबर इतना खुश हुआ कि आज से ये राव नहीं राजा है, इसको महाराजा का खिताब दिया राय सिंह जी को, और कहा कि अब से बीकानेर अधगढ़ नहीं पूरा गढ़ कहलाएगा और उसका नाम रखा जाएगा जूनागढ़। तो ये तो जूनागढ़ की बात हुई, लेकिन इसमें उस्ता कम्युनिटी कहाँ आई बीच में? उन जूनागढ़ को बनाने के लिए अकबर ने अपने दरबार से चुनिंदा कारीगरों को भेजा, उस्ता कारीगरों को। राय सिंह जी का जो महल है जूनागढ़ किले के अंदर, वो आज भी इस बात का सबूत है, जिंदा मिसाल है कि उन उस्ता कारीगरों ने उसमें वो काम किया। और फिर जो जो धीरे धीरे बीकानेर में महाराजा बनते गए, उनके महल अलग अलग बनते गए। सबसे पहला जो जूनागढ़ को बनाने वाले महाराजा राय सिंह जी थे। जो अच्छा अनीफ साहब ये बताएं कि जो ये उस्ता आर्ट में कितनी तरह की पेंटिंग्स होती है, किस किस पर पेंटिंग्स की जाती है? देखिए, उस्ता कला के प्रकार जो हैं, नक्काशी है, सुनहरी मनोवती नक्काशी, मीने का काम, कांच का काम, जिसको पूरी दुनिया में ब्लू वर्क बोलते हैं, ब्लू आर्ट बोलते हैं। यानी उसको बीकानेर में बादल महल, बादलों का काम, बादल महल बीकानेर के अंदर हर किले के अंदर है, और बीकानेर की हर हवेली में मिलेंगे आपको बादल महल। क्योंकि बीकानेर में बारिश नहीं हुआ करती थी, बहुत सूखा था, मरु प्रदेश था, और मरु प्रदेश अब तो इसमें हरित क्रांति आ गई है। तो यहाँ के लोगों के जीवन यापन के लिए, रहने सहने के लिए, यहाँ बरकरार रहने के लिए ब्लू रंग को इस्तेमाल इसलिए किया गया कि वो इसमें बारिश का या पानी का आनंद ले सके। दस्तकारी हमेशा जिंदा रहनी चाहिए, कहना है मोहम्मद हनीफ उस्ताद का कि दस्तकारी जिंदा रहेगी तो हमारा भी नाम रहेगा, देश का नाम रहेगा, शहर का नाम रहेगा। ये मोहम्मद हनीफ उस्ताद हैं और पूरी दुनिया में उस्ताद आर्ट के जाने पहचाने कलाकार हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार से ये कई मरतबा सम्मानित हो चुके हैं और उस्ताद आर्ट को इन्होंने बहुत कुछ, ये यूँ कहिए कि अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने वक्फ कर दी है, समर्पित कर दी है उस्ताद आर्ट को। और मैं कैमरामैन राजा राम स्वर्णकार से कहूँगा कि ये जितने आइटम्स हैं उनको ज़रा अच्छी तरह से और दिखाएं। तो ज़रा आप अपने हाथ में लेके कोई आइटम दिखाइए। कला के अंदर मैं आपको बताऊं, एक नई चीज़ का और समावेश किया जा रहा है। मैं उस्ता कला के साथ में किताबत भी करता हूं, देवनागरी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, आप चाहे कोई भी भाषा लिया है, डिंगल पिंगल कुछ भी, तो मैं उसकी किताबत करता हूँ। ये इस चीज़ को मैंने बीकानेर के अंदर जोड़ा है जी। और भी हम चाहेंगे कि और भी आइटम आप दिखाएं। ये किशनगढ़ शैली की बनी ठनी है। ये देखिए, ये किशनगढ़ शैली की बनी ठनी, अच्छा बनी ठनी कहते हैं इसको। ये राधा का रूप है और ये भी एक उस्ता आर्ट का एक नमूना है। ये इसकी खासियत ये है कि हिंदुस्तान में सब जगह पर जो मिनिएचर पेंटिंग बनती है वो पेपर पर और कपड़े पर बनती है और वाटर कलर से बनती है। हमारे बीकानेर की ये खासियत है कि हम वाटर कलर, ऑयल कलर, ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। ये वॉशेबल है जी। अच्छा, ये जो कलर्स रखे हुए हैं, ये इनकी क्या खासियत? ये कलर पानी के रंग है, जल रंग है ये जी। तो बारीक काम जितना भी किया जाता है इसमें, जितनी जो इसमें आप डिटेलिंग देख रहे हैं, आप आंखों के बाल देख लो, भवें देख लो, जितना भी बारीक काम है वो सब वाटर कलर से किया जाता है। और आखिर में एक कोटिंग हमें ऑयल की करनी पड़ती है, या हम देख लेते हैं कि ये काम खराब होने वाला है तो उसको हम ऑयल में उसको दोबारा डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, ये जो कंगन, ये कंगन है ये? जी हाँ, ये कंगन ऊंट के चमड़े का ही है। ये 3 बचे हुए हैं मेरे पास। अब ऊंट के चमड़े का काम बीकानेर में खत्म है। ये ऊंट के चमड़े का कंगन, ये ऊंट के चमड़े का कंगन है और ये ऊंट के चमड़े का लैंप है। आपको इतिहास भी बता सकते हो ये बंद क्यों हुआ काम। अच्छा हनीफ साहब, ये बताएं कि ये आपके बाद इस रवायत को, इस परंपरा को कायम करने वाले कौन हैं? देखिए, मेरे बाद में मेरा लड़का जो वो बड़े प्रोजेक्ट ले रहा है, जावेद हसन उसका नाम है, एक गुलाम हैदर है वो भी मेरे साथ है।
अजमल है बाजार में, वो भी काम कर रहा है, मेरा शागिर्द है वैसे। और शौकत है, अयूब है, अशरफ है, नियाज है, करीब 15-20 आदमी अभी इस वक्त में इस काम में लगे हुए हैं। कुछ लोग जूनागढ़ की मरम्मत का काम भी कर रहे हैं, कुछ हवेलियों में काम कर रहे हैं। बाकी मैं देख रहा हूँ कि इसका भविष्य स्वर्णिम से स्वर्णिम होना चाहिए। वो हमें रास्ता मिल नहीं रहा, उस रास्ते की तलाश में बैठे हम लोग। चाहे इसमें इसके लिए हमें कुछ भी संघर्ष करना पड़े, सरकार से लड़ना पड़े, जनता को जागरूक करना पड़े, या किसी प्राइवेट निजी फर्मों को किया जाए, तो उसको इसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं नए नए। जैसे निफ्ट से हमने कांटेक्ट किया तो फैशन टेक्नोलॉजी में भी ये काम जा रहा है, कुछ साड़ियों के काम आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि उपयोगिता, अब इन चीज़ों को तो शोकेस में रखा जाएगा, तो शोकेस तो हवेली के अंदर या बिल्डिंग के अंदर रहेगा। हमारे जेबो जीनत के लिए क्या है, तो उसके लिए हम कुछ पर्स भी बनाते हैं, साड़ियों पर भी काम कर रहे हैं। आपको 1-2 पर्स में भी दिखाऊंगा, लकड़ी का भी है। मतलब ये हुआ कि जो उस्ता आर्ट है अब वो ड्राइंग रूम से निकलकर लोगों के जिस्म पर भी सजने जा रही है। दिखाएं कुछ आइटम अगर ऐसे हैं तो आप हमें। तो उस्ता आर्ट जो है अब ज़ेब ज़ीनत का सामान भी बनती जा रही है। अभी तक ये ड्राइंग रूम तक सीमित थी, राजा महाराजाओं के महलों तक महदूद थी, लेकिन अब कलाकारों की कोशिश है कि आम आदमी तक ये आर्ट पहुँचे और उसके ज़ेब ज़ीनत का सामान भी बने। ये फ़ोटो फ्रेम्स हैं, ये बड़ी ही खूबसूरती से इन पर पेंटिंग की गई है। ये हनीफ साहब ये सोने की पेंटिंग करते हैं? जी हाँ जी। इसमें इस्तेमाल सोना होता है। बाकी आजकल दो तो बहुत महंगी, जी हाँ, बहुत महंगी होती हूँ। महंगी तो है ही सब जी भैया। एक आइटम बनाने में हमें 2 से 3 दिन लगते हैं, तो 2 से 3 दिन की अगर दिहाड़ी मानी जाए तब भी 3000 हो जाती है। 3000 के बाद में इसमें 3 से 5000 का सोना लग जाता है जी। तो ये 7,000, 5,000, 7,000 के करीब का एक आइटम बैठ जाता है जी। ये देखिए, ये फैशन के लिए ये लकड़ी का बॉक्स है, ये पर्स है, ये खोल के दिखाएं इसे टेक्नोलॉजी वालों ने। ये लकड़ी का पर्स है, इसके ऊपर बाहर की तरफ हम देखते हैं तो उस्ता आर्ट का नज़ारा हमें देखने को मिलता है, और असल में ये पर्स है और बहुत ही खूबसूरती से इसे पर्स बनाया गया है, लकड़ी का शेप दिया गया है, इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग इस पे की गई है। तो हमने इस काम को थोड़ा फैशन में डाल दिया। एक बॉक्स है और फैशन में ये काम। अच्छा, आपके साहबजादे भी खड़े हुए हैं यहाँ पे? जी। बहरहाल ये है कि उस्ता आर्ट में हालांकि 15-20 आर्टिस्ट बचे हैं, जिसमें सबसे सीनियर आर्टिस्ट हैं मोहम्मद हनीफ उस्ता, और इनके साहबजादे ग़ुलाम हैदर भी आर्टिस्ट हैं उस्ता आर्ट के, और इनके जो बड़े साहबजादे हैं जावेद हसन उस्ता, वो भी हिंदुस्तान की कई दरगाहों में उनका काम बहुत सराहा गया है। और भी कई आर्टिस्ट हैं, हम बात करेंगे। बड़ा प्रोजेक्ट करके आए हम, 6 महीने का काम था। जैन महावीर भगवान जो कहते हैं, तो उनके लिए, उनकी मूर्ति के लिए एक बहुत बड़ा रथ बना था जयपुर में लकड़ी का, जिसमें काली लकड़ी को इस्तेमाल की गई थी, जो पानी में खराब नहीं होती है। उस लकड़ी पर हमने सोने और चांदी का काम किया। वो हमारे लिए आइटम की हैसियत से आज तक का सबसे बड़ा आइटम है वो, क्योंकि वो 20 फीट साइज था, 22 फीट उसकी आई थी। जैन मंदिर का वो पारसनाथ गया था, वहाँ उस रथ को पहुंचाया था। 6 महीने लगे थे, जिसमें मेरे दोनों बेटे, हम करीब 7 कारीगर काम कर रहे थे उसमें, और 4 कारपेंटर थे, वो भी बीकानेर के थे। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जैन मंदिर में, हालांकि बहुत से मंदिरों में हनीफ साहब ने काम किया है, और बहुत से हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े मंदिर हैं जहां पर इन्होंने अपनी कूची के ज़रिए अपने जलवे बिखेरे हैं, अपने जलवों का मुजाहिरा किया है। लेकिन ये हालिया जो किया गया जैन मंदिर का, जयपुर में जो काम, जो पार्श्वनाथ मंदिर भेजा गया, जिस रथ पर इन्होंने काम किया है, वो बहुत अहमियत रखता है। हनीफ साहब, हम दुआ करते हैं कि आपका सफ़र यूं ही जारी रहे, ये आप इसी तरह से खिदमत करते रहें उस्ता आर्ट की, और नए नए आर्टिस्ट भी तैयार करते रहें। आँख का एक ऑपरेशन हुआ था रेटिना का, उसके बाद डॉक्टर की
सलाह के अनुसार मैं अब रंगों का काम करता हूँ और पेंसिल स्केच या कलमकारी ऐसी करता हूँ जो आने वाली नस्ल को मैं देख के जाऊँ कि इस तरीके से काम करते रहना। मैंने हिम्मत नहीं आ रही है, मैं रात को 2 बजे उठ के बैठ जाता हूँ कई बार स्केच करने के लिए, या शाह कलम सिर्फ ब्लैक का काम मैं कर सकता हूँ इस वक्त में, रंगों का नहीं कर सकता। वो मैं नस्ल को चाह रहा हूँ कि ट्रांसफर करता रहूँ मैं। हनीफ साहब ये चाह रहे हैं कि इनके पास जो फन का खजाना है वो नई नस्ल को ये सौंपें ताकि ये ख़जाना बरकरार रहे, इसकी हिफाजत होती रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी ये ख़जाना चलता रहे। हनीफ साहब, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी दुआ करता है कि आपका ये सफ़र यूं ही कायम रहे, बरकरार रहें, आप अपने फ़न का मुजाहिरा करते रहें, इसके जलवे बिखेरते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमने मोहम्मद हनीफ उस्ताद से बात की। मोहम्मद हनीफ उस्ताद हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जाना पहचाना नाम है उस्ता आर्ट के फील्ड में। मोहम्मद हनीफ उस्ता के बाद की पीढ़ी उस्ता आर्ट में अपना योगदान किस तरह से दे रही है, ये जानने के लिए हम आए हैं यहाँ मॉडर्न मार्केट में, जहाँ पर इंडिया के एक जाने माने अवॉर्डेड आर्टिस्ट अजमल उस्ता का वर्कशॉप है। जी जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी। ये मोहम्मद अजमल उस्ता हैं, ये भी उस्ता आर्ट के जाने माने कलाकार हैं, इनको भी कई अवार्ड्स मिल चुके हैं और इनकी कलाकृतियाँ मैं कैमरामैन राजा राम स्वर्णकार साहब से कहूँगा कि ये तमाम कलाकृतियाँ दिखाएं। और ये 2 ब्रदर हैं और एक इनका लड़का भी है जो ये नौजवान हैं और ये भी काम सीख रहे हैं। और अजमल उस्ता सबसे बड़े हैं और ये जाने माने आर्टिस्ट हैं ही। इनके छोटे भाई भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। ये सब अजमल उस्ता और इनके छोटे भाई और इनके साहबजादे, इन तीनों ने तैयार की हैं ये तमाम कलाकृतियाँ। और ये तमाम कलाकृतियाँ जो हैं ये सिर्फ बीकानेर ही नहीं या इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी जाती है, एक्सपोर्ट होती है और फॉरेनर्स आते हैं, वो भी इन तमाम पीसेस को लेकर जाते हैं। ये तमाम आइटम्स जो तैयार किए गए हैं ये मोहम्मद अजमल उस्ता, इनके छोटे भाई मोहम्मद सज्जाद उस्ता और इनके साहबजादे मोहम्मद इरशाद जो इनके साहबजादे हैं, इन्होंने तैयार की है और फॉरेनर्स भी आते हैं इनके यहाँ सीखने के लिए। तो हम बात करेंगे पहले अजमल उस्ता से। जी अजमल साहब, ये क्या तैयार क्या हो रहा है? ये टेबल लैंप का सेट है जी जी, और ये पुराने टाइम से हमारे यहाँ बना है, ऊँट की खाल से बना है ये। उसके ऊपर ये सोने की नक्काशी है सारी, और सारी ये हाथ से करी है हमने। ये पहले इसको लिखते हैं, जो लिखने की तरीका है वो ये है, देखो लिखा है हमने। अच्छा, मतलब ये रॉ मटेरियल है? ये कैमल स्किन है, ये ऊँट की खाल है, आप देखेंगे जी। और ये ट्रांसपेरेंसी होती है इसके अंदर, पारदर्शी है ये लाइट के सामने। तो इसके ऊपर ऐसे पहले चांकी करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं हम डिजाइन बना के, फिर इसको अम्बोज करते हैं, फिर इसके ऊपर येलो पेंट की एक लेयर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर हम गोल्ड वर्क लगाते हैं, जो गोल्ड शुद्ध सोने का वर्क होता है वो उसके ऊपर हम लेयर लगाते हैं। फिर उसके ऊपर हम इसके ऊपर आउटलाइन देते हैं, इसकी डिजाइन जैसे आउटलाइन है बारीक, आप देख रहे हो इसके अंदर एक बारीक साई होगी, बारीक एकदम बारीक, जो गिलेरी की बाल से हम खुद ही बनाते हैं वो, और उसके आउटलाइन देते हैं। फिर इसके अंदर मीना कलर भरे जाएंगे, अलग अलग लाल, हरा, ब्लू, वाइट, ये अलग अलग तरह के हम इसके अंदर जो ट्रेडिशनल यहाँ के जो कलर है, खानदानी हमारे चले आ रहे परंपरा, वो इसके अंदर कलर देते हैं हम। फिर इसके ऊपर हम क्लियर कोटिंग कर देते हैं, जैसे लेमिनेशन कोट, ताकि कोई पानी का मौसम का किसी का भी असर ना हो। यहीं से लोग कलाकार यहीं से सीख के बाहर गए हैं और आज भी वहाँ कर रहे हैं काम अपना, रोजी रोटी का जो भी है कमाने का। और बहुत अच्छे कलाकार यहाँ फनकार हुए हैं पुराने टाइम के अंदर, और अभी भी अच्छे कलाकार हैं जो इसके ऊपर बारीकी काम कर रहे हैं। बेशक हमारे इसके अंदर हमारे पिताजी बहुत अच्छे इसके अंदर कलाकार थे, मोहम्मद इस्माइल उस्ता, और उन्होंने इस काम को नया आयाम दिए। ईरानी शैली के बहुत अच्छे कारीगर थे वो, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो दी हैं नए कलाकारों को ऐसी सीखने के लिए कि भाई इसके ऊपर आप काम करो, तो और भी उसके ऊपर
और रोजी रोटी का कर रहे हैं काम आज भी लोग इसके ऊपर। तो अभी आपकी पीढ़ी के कितने कलाकार हैं और आपके बाद वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं उनमें भी क्या कोई तैयार हो रहे हैं? बिल्कुल नए भी तैयार हो रहे हैं, जैसे इरशाद है, मेरा बच्चा है, और भी हैं दो चार अच्छे काम करने वाले तैयार हो रहे हैं। तो ये कला भाई करेंगे तो बची रहेगी, अन्यथा जैसे दूसरी कलाएं लुप्त हो गई तो ये भी लुप्त हो जाएगी। इसलिए हमारा प्रयास यही है कि कला जिंदा रहे, तो नाम रहेगा हिंदुस्तान के अंदर बीकानेर का कि भाई ये बीकानेर की कला है, और जहाँ भी जाएगी तो ये बीकानेर के नाम से ही जानी जाती है। देखते ही बता देगा उस्ताद तो बीकानेर, बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं सर। अजमल उस्ता का कहना है कि कला बरकरार रहनी चाहिए। उस्ता कला की जो पीढ़ी है अजमल हुसैन उस्ता की, अजमल हुसैन उस्ता के बाद की पीढ़ी भी तैयार हो रही है, कई लोग इस आर्ट को सीख रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि उस्ता आर्ट बरकरार रहे, जिससे कि बीकानेर का नाम रहे पूरी दुनिया में, और बीकानेर का नाम जब पूरी दुनिया में जाएगा तो हिंदुस्तान का नाम अपने आप चला जाएगा, देश का नाम होना चाहिए। तो बीकानेर की उस्ता आर्ट पे हमने आज बात की, हमने आपको उस्ता आर्ट की कलाकृतियाँ दिखाई, उस्ता आर्टिस्ट से मिलवाया। उस्ता आर्ट ने बीकानेर का नाम रोशन किया है, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। पद्मश्री हिसामुद्दीन उस्ता हों, अलादीन उस्ता हों, और मोहम्मद हनीफ उस्ता हों, अजमल हुसैन उस्ता हों, सज्जाद उस्ता हों, इरशाद उस्ता हों, ये तमाम वो हस्तियां हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में उस्ता आर्ट के चिराग को रोशन रखा है, उसकी रोशनी से कला की दुनिया को रोशन किया है। इसी तरह से ये कला की दुनिया को रोशन करते रहें, और वो अपने फ़न का मुज़ाहिरा इस तरह से करता है कि लोगों की निगाहों के ज़रिए उसका फ़न दिलों पर दस्तक देता है, और वो जज्बात के ज़रिए अल्फाज की शक्ल लेकर बयां हो जाता है। फ़नकार तेरा फ़न की है तारीफ़ के काबिल, तूने कुदरत को ही कागज़ पे उतार दिया है। NDTV के लिए कैमरामैन राजाराम स्वर्णकार के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।